हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं हम इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। ग्लिम्पसेस मीन्स होता है झलक, मीन्स हमारे पास्ट की कुछ झलक जो हमारे पास्ट में हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। बिफोर यू रीड, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that lead to the event known as First War of Independence in 1857. So ये चैप्टर इवन दिस चैप्टर इज़ गिवन इन लिटरेचर, लेकिन जो चैप्टर है वो हिस्ट्री से रिलेट करता है और इस चैप्टर में हम कुछ इवेंट्स जो हुए हैं हमारे पास्ट में इन द ईयर 1757 टू 1857 वहाँ पे कुछ इवेंट्स हुए हैं इस ईयर में, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है एक मार्टियर है। मार्टियर्स में होता है शहीद, मार्टियर्स लिखा हुआ है जो द मार्टियर्स, तो मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद। तो फर्स्ट पार्ट हमारा जो मार्टियर्स पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिटन हियर? एट अ फंक्शन इन दिल्ली, एट अ फंक्शन इन दिल्ली, एक दिल्ली का फंक्शन है, वहाँ पे कुछ शहीदों के बारे में, जो हमारे पास्ट के जो शहीद जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जो फाइट्स में जिनकी डेथ हो गई है, उनके बारे में कुछ लाइंस कही जा रही हैं। इन माई कंट्री मैन लेट योर आई फिल विथ टीयर्स एंड यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टरीज। अब जैसे आप लोगों ने लता मंगेशकर का वो सॉन्ग तो सुना ही होगा, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ओ माई कंट्रीमैन्स लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियंस मार्टियर्स। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि ए मेरे वतन के लोगों, चलो अपनी आँखों में अब पानी हम भर लेते हैं, या उनकी याद में हमारी जो आँखें हैं वो नम हो जाएंगी जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए हैं। उनके सेक्रीफाइसेस को हम एक बार फिर से याद करते हैं और अब उन यादों को ताज़ा करते हैं जिनकी वजह से आज जो हैं हम आज़ाद हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता है ख़त्म होता है। सेकेंड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? द कंपनी कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849, ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट है। और कंपनीज कॉन्क्वेस्ट किसके बारे में यहाँ बात हो रही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो यहाँ पे जब अंग्रेज़ हमारे भारतवर्ष में आ गए थे, और ये बात कब की है? आज से 250-300 साल पहले की है। अभी हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो आज से 250-300 साल पहले की बात है जब अंग्रेज़ों ने हमारे भारतवर्ष पे कब्जा कर लिया था, उस टाइम की बात है। और यहाँ बताया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, इंडिया के मैप में, कि इंडियन जो प्रिंसेस हैं वो येलो मार्क में है, कि अभी यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से कब्ज़ा नहीं किया था। तो जो येलो पार्ट है वो अभी इंडियंस के अंडर में है, और जो पिंक पार्ट आप देख रहे हो ब्रिटिश टेरिटरी, ये अभी ब्रिटिश के अंडर में है। तो यहाँ पे देखो कुछ हेडलाइंस दी हुई हैं और कुछ चैट बबल्स जो आप देख रहे हो, चैट बबल साइड वाली पिक्चर में, वो डायलॉग्स हैं। तो देखो हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? विथ its superior weapon, the British East India Company was extending its power in 18th century India। तो अब ब्रिटिशर्स की जो एंट्री है वो इंडिया में होने वाली रही होती है, और अपने वो सुपीरियर वेपन्स, उनका क्या होता है? उनकी पावर, उनकी आर्मी, हाँ, उनके जो लोग होते हैं, उनके जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन होते हैं वो होते हैं। तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे अपना हक जमाना स्टार्ट कर दिया था इन दी 18th सेंचुरी। नेक्स्ट, अब ये आप देखो चैट बबल क्या है। इंडियन प्रिंसेस वर शॉट शाइटेड एंड दैट upstart Raja Bagh called the English merchants, they will help me to defeat him. The people had no peace due to such constant fight। अब इंडिया के जो प्रिंसेस थे या प्रिंस थे वो दूरदर्शी नहीं होते थे ना, वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते थे, और वो एक तरीके से हेल्पलेस फील करते थे अपने आप को, किसके सामने? अंग्रेज़ों के सामने। और कभी कभी वो अपने आप को जिताने के लिए
किसकी हेल्प ले लिया करते थे? अंग्रेज़ों की भी हेल्प ले लिया करते थे। द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू द कॉन्स्टेंट फाइट, और जो वहाँ पे कंस्टेंट तरीके से जो फाइट होती जा रही थी, जो भी लड़ाइयाँ चल रही थी, उसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल भी शांति में नहीं थे। नेक्स्ट क्या होता है? द rivalries helped to the East India Company and it could easily subdue Indian prince one by one. अब क्या होता था? जो दुश्मनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो बढ़ती ही जा रही थी, और अंग्रेज़ जो थे प्रिंस के जो भी किंगडम था उनको वन बाय वन करके डिफीट करते जा रहे थे, मीन्स अपना आधिपत्य जमाते जा रहे थे इंडिया के ऊपर। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. अब एक बहुत ही ब्रेव जो टीपू हमारे सुल्तान थे, मैसूर के जो सुल्तान थे, उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था टिल हिज लास्ट ब्रेथ, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई थी। नेक्स्ट क्या कहता है? थैंक गॉड देयर इज़ अ पीस in the country now, no more wars and no looting by thugs. एंड अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में भी थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, तो जो भी चीज़ें हो रही थी, ब्रिटिशर्स इंडिया में आ रहे थे और जो राज्य थे उनको लूट रहे थे और उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा रहे थे, अपनी जो कंपनीज थी उसको सेट कर रहे थे। तो इससे कुछ लोग क्या थे, कुछ इंडियंस थे, वो उनकी थॉट्स और उनकी थिंकिंग्स को यहाँ बताया जा रहा है। वो क्या कहते हैं? Thank God there is a peace in the country now, no more war and no more looting by the thugs. After the death of टीपू सुल्तान, तो जो वॉर था वो समहाउ कंट्रोल में आया था। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि भगवान की दया से ये सब ख़त्म हो गया और अब ना कोई लूट काट होगी। ठग मीन्स होता है लूटने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ना कोई लूट काट होगी और ना ही ठग्स होंगे, ना कोई व्यापारी आएंगे जो हमें ठगेंगे, ये सब बंद हो गया है। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिशर्स, और यहाँ पे एक दूसरा पर्सन है, वो क्या कह रहा है कि भगवान ने ही ब्रिटिशर्स को इंडिया में भेजा है। और नेक्स्ट थर्ड पर्सन क्या कह रहा है? आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, और हमारी जो डेस्टिनी है वो ब्रिटिशर्स से ही लिंक हो चुकी है, मीन्स अब आगे जो भी होगा वो ब्रिटिशर्स के थ्रू ही होगा। अब देखो नेक्स्ट वाले फेज़ में क्या हो रहा है, कुछ और पीपल्स हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? द वाइट मैन हैज़ किल्ड आवर दैट हॉर्न्स आवर किंग्स। अब ये यहाँ पे कुछ जो लोग ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में नहीं हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं कि जो वाइट मैन है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन लोगों ने हमारे राजा की राजगद्दी को हटा दिया है। राजा को गद्दी से हटाने को बोलते हैं डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। तो राजा को राजगद्दी से हटा दिया है उन ब्रिटिशर्स ने। उन ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे राजा का राज्य छीना गया है और वो राजगद्दी से हट गया है। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑल ऑफ दिस लैंड। अब यहाँ पे दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि मानते हैं कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन वो जो भी वो राजा थे वो हमारे देश के ही थे। एंड नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और तीसरा पर्सन क्या कह रहा है कि अब जो फॉरेनर्स हमारे इंडिया में आ गए हैं और उन्होंने इतनी ज़्यादा इंडिया को अब हड़प लिया है, तो हम उनके स्लेव्स हो गए हैं, हम उनके गुलाम हो गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट पीपल्स को देखा। एक ऐसे पीपल्स थे एक साइड में जो उनके फेवर में थे, और सेकेंड ऐसे पीपल थे जो उनके फेवर में नहीं थे। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश जो थे वो पूरी तरह से रूल करने लगे थे इंडिया में इन द ईयर 1765 टू 1836। सो नाउ लेट्स रीड व्हाट इज देयर इन दिस पैराग्राफ। रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडिया लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब यहाँ पे कुछ रिलीजियस लीडर्स थे जो बहुत ही ज़्यादा धर्म और जातिवाद को मानते थे। उन लोगों ने क्या किया था? अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज को अप्रोच किया था इंडिया में। मीन्स जो भेदभाव और छुआछूत की भावना थी और जो बाल विवाह था उसको बढ़ावा दिया था। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? एनीवन हु
क्रॉसेस द सी लूजेज हिज रिलीजन। अब उन लोगों ने एक क्या अपना बना रखा था, एक तरीके का रूल बना रखा था कि अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र को पार करके दूसरी तरफ जाएगा तो वो अपने धर्म से निकाला जाएगा, उसको धर्म से उसका बायकॉट कर दिया जाएगा, वो अपने धर्म को लूज़ कर जाएगा। ये कुछ रिलीजियस लीडर थे, उन लोगों ने इस बात को कहा था। एंड कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू द वुमेन। अब ऐसे भी कुछ लोग थे उस टाइम में जो ये कहते थे कि जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी दुख होते हैं या जिस तरीके की भी प्रॉब्लम अगर कोई फेस करता है तो उन सब का कारण कौन है? वुमेन मीन्स औरत है। अब पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते थे उस टाइम में जो इस तरीके की बातें करते थे। नेक्स्ट क्या यहाँ पे बोला जा रहा है? द ट्रुथ was that Indian had lost self-respect. The British scorned them. अब ट्रुथ तो यही हो गई थी, मतलब सच्चाई तो ये है कि उस टाइम में हम भारतवासियों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया था और ब्रिटिशर्स की वजह से ही हम लोगों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उस टाइम पे खो दिया था। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रुथ, इनकैपेबिलिटी ऑफ ऑनेस्ट। अब यहाँ पे एक ब्रिटिशर्स क्या बात कर रहे हैं कि ये जो नेटिव्स हैं, ये जो इंडियंस हैं, वो ट्रस्ट वर्दी नहीं हैं, ट्रस्ट के लायक नहीं हैं। तो पीछे से एक देखो, एक इंडियन पर्सन आपको दिख रहा होगा, वो क्या कह रहा है? ट्रू योर ऑनर बट आई एम द ऑनेस्ट। लेकिन आप सच कह रहे हैं माय लॉर्ड, मेरे भगवान, लेकिन मैं जो हूँ आपके लिए ऑनेस्ट हूँ, मैं आपके लिए ईमानदार हूँ। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे कि स्टिल द ब्रिटिशर इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अब ये तो बात की बात है, नेक्स्ट ये पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश wanted quick profit, their heavy taxes forced farmers to abandon their fields। अब क्या था कि बीइंग अ मर्चेंट, जैसे कि ये जो मर्चेंट्स थे ब्रिटिशर्स, तो एक देश से दूसरे देश आए थे, एक मर्चेंट ही थे, तो वो क्या चाहते थे कि प्रॉफिट कमाना चाहते थे इंडिया से। तो उन लोगों ने क्या किया, फार्मर्स जो थे, जो किसान थे, उनकी ज़मीनों को हड़प लिया और अब टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया था फील्ड्स पे। बट your men are taking all my crops, you are still in areas, if you don't pay the next week I will send you to the jail। तो इन लोगों ने अब क्या ऐसा रूल निकाला था कि अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे, विदाउट एनी एलिगेशन, विदाउट एनी प्रूफ। उन लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरीके से वो इंडियंस को डराते थे और धमकाते थे। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या होता है, अभी भी उन लोगों को मतलब शांति नहीं मिल रहे थे। स्टिल द ब्रिटिशर इन्वेंटेड द अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट। अब इतना करने के बाद भी वो चाहते थे कि अब दूसरी तरीके से प्रॉफिट कमा सकें इंडिया से। तो वो क्या करते थे, द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या करा, अ गुड आइडिया, एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इन लोगों ने नेक्स्ट क्या किया कि जो गुड्स मीन्स होता है जो सामान, तो इंडियन पॉलिसी इन लोगों ने क्या किया था, इंडियन पॉलिसी को तो कुछ फॉलो किया ही नहीं था। इन लोगों ने अपनी एक अलग पॉलिसी बनाई थी कि जितनी भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उस पर इन लोगों ने टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए। हाँ, टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए थे और ये कहा था कि और जो ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज़ थी या ब्रिटिश से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती थी उसको इन लोगों ने टैक्स फ्री रखा। तो जो वो एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे इंडिया से ब्रिटिश में या ब्रिटिश से इंडिया में, उन चीज़ों पे उन लोगों ने टैक्स फ्री रखा। और जो इंडियाज़ की इंडस्ट्रीज़ थी या इंडिया के जो लोग व्यापारी थे उनके ऊपर इन लोगों ने टैक्स लगा दिया, मीन्स कर लगा दिया। इससे क्या फ़ायदा होता था इन लोगों का
कि जो इंडिया के जो लोग थे वो इंडियन चीज़ों को ख़रीद नहीं पाते थे क्योंकि उन्हें टैक्स देना पड़ता था, ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। तो धीरे धीरे लोगों ने ब्रिटिश की चीज़ें या ब्रिटिश से इंपोर्ट हुई चीज़ें को ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या होता था, ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट होता था, क्योंकि जो भी प्रॉफिट था वो कहाँ जाता था, अदर ब्रिटिशर्स की कंट्रीज़ में जाता था, क्योंकि ये सारी प्रॉफिट मार्जिन को क्या करते थे, ट्रांसफ़र कर देते थे अपनी कंट्रीज़ में, और इंडियंस को कुछ नहीं मिलता था। और इंडियन चीज़ों पे तो इन लोगों ने टैक्स लगा दी थी, तो लोग इंडियन चीज़ों को परचेज नहीं कर पाते थे। तो ये इनका नेक्स्ट आइडिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है नेक्स्ट, Inevitability famine followed between 1822 and 1836. 15 लाख Indians died or of starvation. अब एक तरीके की इनएविटेबिलिटी मीन्स होता है कि कमी आ जाना। फेमाइन मीन्स लोगों के खान पान या लोगों के जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें थी उसमें कमी आने लगी इस तरीके से। और एक ऐसी सिचुएशन आई इन द ईयर 1822 एंड 1836 कि 15 लाख इंडियंस मर गए। स्टार्वेशन मीन्स भूखमरी की वजह से उनको खाने को कुछ नहीं मिला और इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। द ब्रिटिश पॉलिसीज रन द एक्सपर्ट आर्टिशियन एंड देयर बिजनेसेस। और जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी, उन लोगों ने जितने भी आर्टिस्ट थे इंडिया के और जो भी बिजनेसमैन थे उनके बिजनेस को पूरी तरीके से रुइन कर दिया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो थर्ड पार्ट था ये भी फिनिश होता है। लेट्स कम टू द फोर्थ वन में क्या हुआ, अब आए हमारे राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय इन द ईयर 1722 टू 1833। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे थोड़े एडुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। एंड द राम मोहन रॉय, यहाँ पे क्या हो रहा है, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। तो राजा राम मोहन राय पढ़े लिखे थे, बंगाल से बिलोंग करते थे और वो समझ रहे थे कि कंट्री में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेट अस नॉट despise otherwise our ancient culture is great and we are capable of greater achievement. We must first reform our society. Superstition have been running us. तो राजा राम मोहन राय क्या कहते हैं कि हमारा जो एंशियंट कल्चर है, हमारा जो पुराना कल्चर है वो ग्रेट है, वो महान है और हम अपनी अचीवमेंट्स को पाने के लिए खुद ही सक्षम हैं। हम एक तरीके के सुपरस्टिशन में रह रहे हैं, हम एक तरीके के अंधविश्वास में रह रहे हैं जो हमें चला रहा है और इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ व्हाट ही इज सेइंग, ही वाज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। नॉलेज शुड बी अ प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। तो राजा राम मोहन जो थे वो साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, प्रभावित थे और वो ये चाहते थे, वो यही जानते थे कि जो नॉलेज होती है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन द 1823। तो अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए या अपनी बातों को रखने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर लिखना या न्यूज़पेपर पब्लिश करना स्टार्ट किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स को समहाउ ये बातें पता चल गई थी और उन्होंने 1823 में पब्लिकेशन न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस को बंद करा दिया था, रोक दिया था। अब उनकी जो वाइफ थी, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उनकी जो वाइफ थी उमा, उनसे उन्होंने कहा काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम। तो राजा राम मोहन राय अपनी वाइफ से कहते हैं कि जो गाय होती हैं उनके कलर डिफरेंट होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ ब्राउन होती हैं, बट उनके जो दूध का रंग होता है वो सफ़ेद होता है, एक ही रंग का दूध होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम। तो यहाँ पे राजा राम मोहन ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग लोग हमें अलग अलग रिलीजन के बारे में, अलग अलग जो जाति धर्म के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन उसका एसेंस जो होता है, उसका मोटो, उसका मतलब जो होता है धर्म को पालन करने का, वो सेम होता है। तो राजा राम मोहन राय ये सारी बातें अपनी वाइफ उमा से कर रहे होते हैं। He crossed the sea and went to the England to see what made the Britishers powerful. There he told
देम। तो राजा राम मोहन राय समुद्र को पार करके ब्रिटिश कंट्री में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा, वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज अ सब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट किसे बोला गया है? प्रजा को। तो राजा राम मोहन राय ये कहते हैं कि हमने आपको अपने रूलर की तरह एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आपको भी हमें अपनी प्रजा की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रजा की तरह ट्रीट करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर ऑन टू हिज सब्जेक्ट। लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट मीन्स अपनी प्रजा के लिए जो जिम्मेदारियाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, उसको समझना चाहिए। तो ये बात जो है राजा राम मोहन राय जाते हैं वहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और ये सारी बातें वो करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो भी ख़त्म होता है। लेट्स कम टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या है? ऑपरेशनल पार्ट है। ऑपरेशनल पार्ट है और दिस इज़ हैपन इन 1765 टू 1835। अब यहाँ पे कुछ दबाव बनाए गए थे तो वो देखते हैं कि क्या था। But the Britishers continued to oppress Indians in the 1880. They had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. लेकिन ब्रिटिशर्स को फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई। वो अपनी ही ज़िद पे अड़े हुए और उन लोगों ने एक रेगुलेशन एक्ट लगा दिया विच वॉज रेगुलेशन 3rd। और उसके अंदर ये था कि इंडियंस को बिना किसी कोर्ट में, बिना किसी ट्रायल में किए बगैर जेल में डाल दिया जाएगा। All the time Britishers officers in India drew big salaries and also made fortune in private business। तो यहाँ पे था कि जो भी ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे इंडिया में उनको अच्छी खासी सैलरी दी जाती थी और वो अगर वो प्राइवेट बिजनेस भी करते थे तो अच्छा खासा उनको पे किया जाता था। बाय 1829 ब्रिटिशर्स वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। अब 1829 आते आते ब्रिटिशर्स जो थे वो एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिश के गुड्स को। ब्रिटिश के गुड्स को मतलब वहाँ से जो भी सामान आते थे उसका कितना प्रॉफिट मार्जिन उनको बनता था? अराउंड 7 करोड़ रुपीज़ का इंडियन वो प्रॉफिट कमाते थे। इंडिया से वो प्रॉफिट कमाते थे ब्रिटिशर्स के गुड्स को, ब्रिटिश के सामानों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके। एंड क्या हुआ? द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगन टू डाई। अब ब्रिटिशर ने एक तरीके की लूट मचा दी थी क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री जो थी ऑलमोस्ट डाई मीन्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। अब यहाँ पे एक गवर्नर आते हैं, गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। अब गवर्नर जनरल बेंटिक जो थे ही रिपोर्टेड बैक, वो वापस आ चुके थे। एंड व्हाट ही वाज सेइंग, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो नाउ यहाँ पे गवर्नर जो बेंटिक थे वो क्या कह रहे हैं कि जो इंडियंस का जो इंडिया के जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट क्या बन गए हैं? हड्डियों का ढांचा बन गए हैं। और अब काम करते करते मतलब इतने वीक हो गए हैं कि अब वो हड्डियों का ढांचा बन गए हैं और वो क्या कर रहे हैं? कॉटन उगा रहे हैं, मीन्स कॉटन की खेती कर रहे हैं। और वो कॉटन कहाँ पे वो भेजा करते थे? ब्रिटेन। कॉटन जो था एक रॉ मटेरियल था, वो कहाँ जाता था? ब्रिटेन जाता था। और जब वो ब्रिटेन जाता था तो वहाँ से उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता था कपड़ों में, जो वेस्टर्न क्लॉथ्स बनते थे। तो जो कॉटन यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में तो रॉ मटेरियल की तरह जाता था और एक कंप्लीट मटेरियल बन के ब्रिटेन से यहाँ आता था जिस पे कोई टैक्स नहीं लगा रहता था। और जब यहाँ के लोग उन कपड़ों को ख़रीदते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था, जिसका पूरा प्रॉफिट मार्जिन कौन लेता था? ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स लेते थे। तो ये इस तरीके का जो टेक्निक था गवर्नर जनरल बेंटिक ने रिपोर्ट किया था, बताया था कि ये चीज़ करनी चाहिए जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब इस तरीके से हमारा जो ऑपरेशन पार्ट होता है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो था पार्ट 6 डिससेटिस्फैक्शन, मीन्स यहाँ पे कुछ लोग जो थे डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिशर्स से, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। लेट्स सी। एजुकेशन इन इंडिया वॉज in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named
मैक्यूरी सजेस्टेड अ चेंज, वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। अब इंडिया में जो एजुकेशन थी वो पर्शियन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में दी जाती थी इन 1835, लेकिन एक इंग्लिश मैन था, उसका नाम क्या था, मैक्यूरी। वो उसने क्या किया, सजेशन दिया कि क्यों ना हम इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट करें। इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए उसने सजेस्ट किया, और जो नेक्स्ट यहाँ पे वो लीडर हैं वो क्या करें, येस आई एग्री, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू whom the British gave a petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. तो यहाँ पे इंग्लिश मैन क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में नॉलेज देते हैं तो उससे क्या कर सकते हैं कि जो इंडिया के लोग हैं उनको हम जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन क्लर्क के पोस्ट पे हम इंडियंस को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि हमारा जो कल्चर होगा वो इंडिया के लोग अडॉप्ट करेंगे और एक नई जनरेशन बननी स्टार्ट हो जाएगी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, और हमें अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। और ये अब क्या था, इस बात से कुछ लोग जो थे इंडिया के लोग थे वो सहमत हो गए, और वो क्या कहने लगे, हाँ हमें हमारे लोगों को पढ़ाना चाहिए, और हमारा जो मटेरियल कंडीशन है, हमारी जो परेशानी वाली जो कंडीशन चल रही है उसको हमें सुधारना चाहिए, क्योंकि हम अपने बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी, तो हम अपनी जो इकोनॉमिक उनका जो सिचुएशन है उसको पढ़ लिख के सही कर सकते हैं, ऐसा कुछ इंडियंस को लगने लगा था। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे द ग्रेवियंसेस ऑफ टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब उसके लिए जो भी हमारी परेशानी है वो कहाँ पे रखनी पड़ेगी, ब्रिटिश के पार्लियामेंट में रखनी पड़ेगी। ग्रेवियंसेस मीन्स होता है जो भी परेशानी और प्रॉब्लम थी, तो वो लोग कहने लगे कि ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हमें अपनी प्रॉब्लम्स को कहाँ पे रखना पड़ेगा, ब्रिटिश पीपुल जो थे उनके सामने रखना पड़ेगा। नाउ अब क्या होता है देखो, by 1856 the British had conquered the whole of India। अब 1856 आते आते ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ओवरऑल पार्ट पे अपना आधिपत्य जमा लिया था, कवर कर लिया था। आप देख सकते हो ब्रिटिश एरिया जो हैं पिंक कलर की हैं, ऑलमोस्ट इंडिया के मैप में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एरिया जो है कवर्ड विथ पिंक कलर है, और कुछ स्टेट जो हैं येलो कलर के, ये अभी उनके अंडर में नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्या हम देखते हैं यहाँ पे, they cared little about the needs of Indians. Our king have become puppets and we have lost our old job and lands. They are converting our brothers. You only talk, do something to drive them out. अब क्या था, यहाँ पे बात हो रही है कि वो थोड़ा बहुत इंडियंस के बारे में सोच लिया करते थे, और हमारे जो राजा थे वो किसके गुलाम बन गए थे, पपेट मीन्स होता है कठपुतली बन जाना, तो वो जो थे अंग्रेज़ों के कठपुतली बन गए थे, क्योंकि उनका जो राज्य छीन गया था, लोगों की नौकरियां छीन गई थी, उनके ज़मीन छीन गए थे। एंड दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स मीन्स जो हमारे जो धर्म थे उसको कन्वर्ट भी वो लोग कर रहे थे, मीन्स क्रिश्चियनिज़्म को अपनाने की बात कर रहे थे ब्रिटिशर्स, हमें अपने धर्म को छोड़ने के लिए वो मजबूर भी कर रहे थे। अब यहाँ पे लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि यू ओनली टॉक टू डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, और अब हमें उनको यहाँ से बाहर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से 6 पार्ट भी ओवर होता है डिससेटिस्फैक्शन का। नाउ 7th पार्ट, अब 7th पार्ट क्या है हमारा, द स्पार्क्स मीन्स एक तरीके का स्पार्क आया, एक तरीके का ज्वाला लोगों के बीच में आया। तो अब इसमें क्या हुआ था, टैक्सेस continued to rule with the peasants, and in Bengal the Santals who had lost their lands under new land rule become desperate. In 1855 they rose as a rebellion and massacred Europeans and their supporters alike। तो यहाँ पे क्या था, जो टैक्सेस थे वो जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी वर्कर्स थे
उन लोगों ने टैक्सेस दिए जा रहे थे और बंगाल में ऑलमोस्ट जितनी भी एरियाज़ थी उन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने कवर कर ली थी। दे हैव लॉस्ट देयर लैंड्स एंड दे वर रूलिंग ओवर देयर लैंड एंड जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे। 1855 का जो टाइम था और उनके अंदर एक रिबेलियन मैस्कार्ड्स जग चुका था। एक लड़ाई करने की जो भावना थी वो जग चुकी थी। किसके अगेंस्ट? यूरोपियन के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्या होता है? डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडियन कंपनीज आर्मी टू। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनीज की जो आर्मी थी उसके अंदर भी एक तरीके का डिसकंटेंट होता था। क्या होता था? द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मेंशंस टू लाइव इन सर्वेंट्स वाइल वी गेट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन। तो इंडिया के भी जो कुछ लोग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडियन आर्मी में वर्क करते थे। तो वहाँ के जो वाइट पीपल्स थे, वाइट सोल्जर्स थे, उनको अच्छी खासी पे मिलती थी, अच्छी खासी प्रमोशंस मिलती थी। लेकिन इंडियन को बहुत कम पे किया जाता था और उनके प्रमोशंस भी इतनी ज़्यादा नहीं होते थे। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन हु इज़ द टोपी वाला टू अब्लाइज आवर एज ओल्ड कस्टम। अब यहाँ पे कुछ इंडियंस थे वो उन लोगों को ब्रिटिशर्स की बातें पसंद नहीं आती थी क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि आप लोगों को कभी कभी लड़ाई करने के लिए समुद्र को पार करके दूसरे तरफ जाना होगा। लेकिन इंडियंस का ये रूल था, रिलीजन्स के जो लीडर थे, कुछ रिलीजियस लीडर्स जो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि समुद्र को पार करके अब अगर आप जाओगे तो आपको धर्म से निकाला जाएगा। इसलिए कुछ इंडियंस इस बात के अगेंस्ट थे और वो कहते थे कि ये जो टोपी वाला ब्रिटिशर्स है ये कौन होता है हमें बताने वाला कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे धर्म के बारे में समझाने वाला, ये कौन होता है? वी मस्ट ड्राइव आउट ऑफ अंग्रेज। अब यहाँ पे एक व्यक्ति थे जो मंगल पांडे थे, वो क्या कहते थे कि हमें अंग्रेज को बाहर निकाल देना चाहिए, उन्हें बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। तो सेपॉय मंगल पांडे अटैक्ड एन एडजुटेंट ऑफ द रेजिमेंट वॉज एक्सिक्यूटेड। अब जो मंगल पांडे थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गए, लेकिन क्या हुआ, जो इस बात के लिए उनको दंड मिला और उन्हें फांसी से लटका दिया गया था। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind। अब कुछ इंग्लिशमैन थे, उन लोगों ने भारत के कस्टम को और लोगों के माइंड को समझना स्टार्ट कर दिया था। ओह प्राउड ब्राह्मण soldiers, do you know that the greases on the bullet you have to bite it made from the fat of cow and pigs। तो यहाँ पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, व्हाट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। तो अब कुछ लोगों ने, कुछ इंडियंस थे, वो लोग ब्रिटिशर्स के बातों को समझना स्टार्ट कर गए थे और उन लोगों ने ये बताया कि अब जैसे कुछ सोल्जर्स थे वो वर्क कर रहे थे ईस्ट इंडियन आर्मी में, तो उनको ये बताया गया कि क्या आप लोगों को ये बात पता है कि जो गन की जो ग्रीसेस होती हैं वो किससे बनती हैं? वो काऊ और पिग के चमड़ों से बनती हैं। तो हमारे रिलीजन में ऐसा होता है कि जो काऊ है, हिंदूज़ में ये माना जाता है, तो जो काऊ है वो हमारी होली एनिमल होती है, तो हम उससे नहीं खा सकते हैं। और मुस्लिम्स में भी जो पिग है उसको बुरा माना जाता है, तो पिग को भी वो नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम हिंदू और मुस्लिम ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अब ये अंग्रेज़ों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें ये बात नहीं बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट यू विल सी थाउजेंड ऑफ अदर्स सेपोज रिवोल्टेड एंड दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर अनयूनिफॉर्म ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इनटू द आयरन्स। अब यहाँ पे एक तरीके की जंग छिड़ गई थी और बहुत सारे लोगों को प्रताड़ना किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। नाउ अब क्या होता था? सून chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services। Yes, all my villages men will be ready। अब क्या हुआ, जो रोटियां थी विलेज से विलेज, एक गांव से दूसरे गांव भेजी जाने लगी और ये बोला जाने लगा कि आपके राजा को आपकी ज़रूरत है। तो लोगों ने क्या कहा कि हाँ, हम इसमें आपका साथ देंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर्स dead to the foreigners। The masses gave the help
एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। तो क्या हुआ, इसी तरीके से जैसे रोटियां एक गांव से दूसरी गांव भेजी जाने लगी, वैसे ही लोटस जो कमल का फूल था वो भी इस सिंबल में भेजा जाने लगा कि अब हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करनी है। और जो मासेस, जो भीड़ थी वो इकट्ठी होने लगी और उसी में कुछ पैट्रियट्स ने अपनी शेल्टर भी ली, मतलब छत भी लिया लोगों के बीच में। अब यहाँ पे हमारा जो 7th पार्ट है ये भी यहाँ पे फिनिश होता है, जो स्पार्क्स आया था। अब आते हैं 8th पार्ट पे। तो पार्ट 8 क्या है, रिवोल्ट। रिवोल्ट एंड रिवोल्ट कौन सी ईयर में हुआ था, 1857। अब यहाँ पे आता है रिवोल्ट। देन देयर वॉज अ वॉलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। अब मेरठ में एक बहुत ही बड़ा लड़ाई हुआ, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया था इंडियंस ने। देन क्या होता है नेक्स्ट देखो, द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। अब जो भी मोर्चा थे, जो मोर्चा जो निकला था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में, वो स्प्रेड करने लगा। वाइडर मीन्स बहुत ही ज़्यादा चौड़े तरीके से, बहुत ही ज़्यादा घनत्व में वो फैलने लगा कि हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है। नेक्स्ट क्या हुआ, द सेपोइज मार्च टू दिल्ली, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह जफर। और उस टाइम जो एम्परर थे वो कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। तो जब लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जब रोटियां एक गांव से दूसरे गांव जाने लगी थी और वहाँ पे लोगों ने बात की थी कि हमारे राजा को आपकी ज़रूरत है, उस टाइम एम्परर कौन थे, राजा कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पेट्रियट्स भी आए थे, देशभक्त आए थे, उन लोगों ने शेल्टर लिया था। तो जब लोगों ने जय जयकार लगाने लगी, नारे लगाने लगे कि हमारे जो राजा हैं बहादुर शाह जफर हैं, उनकी जय हो और वो लॉन्ग लिव करें, बहुत ज़्यादा दिन तक वो जीवित रहें। तो ये सारी चीज़ें होने लगी थी। मैनी लैंडलॉर्ड had lost their lands because of the Britishers' policies and they were sure the white man's rules must end. Yes, we will help you. अब जो ज़मींदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उन लोगों ने काफ़ी ज़मींदारों ने अपनी ज़मीनों को खो दिया था ब्रिटिशर्स रूल्स की वजह से, ब्रिटिश ने जो रूल्स बनाए थे उसकी वजह से। और वो भी अब राजा का साथ देने लगे और वो लोग भी बोलने लगे कि हाँ, हमें इस ब्रिटिशर्स एम्परर को ख़त्म करना चाहिए और हम आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे भी जो रिवोल्ट वाला पार्ट था, रिवोल्ट वाला जो पार्ट था, विद्रोह वाला, वो भी स्टार्ट हो गया था। और हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, विच इज़ द लास्ट वन पार्ट ऑफ द चैप्टर, पार्ट 9, द फाइट फॉर फ्रीडम इन 1857। अब 1857 में फ्रीडम फाइट फाइनली स्टार्ट हो चुकी थी। और इसमें क्या था, मैनी फॉर्मर रूलर लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स। अब जो बेगम हजरत महल थी, लखनऊ की जो महारानी थी, वो भी इस फाइट में पूरी तरह से शामिल हो चुकी थी और वो भी बोलने लगी थी कि हाँ, ब्रिटिशर्स ने मेरा राज्य भी हड़पा है और मैं भी अपने राज्य को वापस ले चलूँगी। तो इस लड़ाई में वो भी शामिल हो चुकी थी बराबर रूप से। नेक्स्ट क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि पॉपुलर लीडर लाइक मौलविया अलमुद्दील्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, राइज ब्रदर राइज एंड अंग्रेज इज़ रनिंग आवर लैंड। अब यहाँ के जो कुछ पॉपुलर लीडर्स थे वो भी अब लोगों के बीच में एक तरीके का आक्रोश और एक तरीके का स्ट्रेंथ जगाने लगे और बोलने लगे कि हे भारतवासियों, अब जागो और अब हमारे वो दिन आ गया है जब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। द पीपुल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। और अब जो लोग थे एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, ऑल वर स्टार्टेड एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो जितने भी लोग थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर दिए थे। अब नेक्स्ट क्या होता है, अजीमुद्दौला खान टोल्ड तात्या तोप। अब एक अजीमुद्दौला खान थे, उन्होंने तात्या तोप से बोला, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और हमें, वो जो थे अजीमुद्दौला खान, उन्होंने तात्या तोप से बोला कि हमें पेशवा नाना साहब को अपना लीडर बनाना चाहिए। इंडिपेंडेंस के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई हो रही है,
जो हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, जो अंग्रेज़ों से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसमें हमें नाना साहब को अपना लीडर बनाना चाहिए और हमें भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। द पेट्रियट्स pounced upon the Britishers and fought pitched battle all over the North India। पूरे नॉर्थ इंडिया में बैटल जंग छिड़ गया था और जितने भी देशभक्त थे, जितने भी राजा थे, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने लगे थे। 18-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। अब आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो कि 80-year-old कुंवर सिंह जो थे, राजा थे, उनके रिस्ट में बुलेट, गोली लग गई थी, उनकी कलाई में गोली लग गई थी। और एंड वो उस टाइम देख रहे हो कि आप बोट के थ्रू वो जा रहे हैं, या फिर लड़ाई के टाइम का ये पिक्चर जो इसमें दिखाया गया है। 80 साल के थे, उनके रिस्ट में चोट लग गई थी अंग्रेज़ों की बुलेट से, फायर की वजह से, जो गन से शूट किया गया था। और उनका लास्ट वर्ड क्या था? मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट। और उनके लास्ट में जब वो मर रहे थे, मरते मरते उनके आखिरी जो शब्द थे वो यही थे कि माता गंगा, अब ये मेरा आखिरी वक्त चल रहा है और मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। तो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। दिस इज़ फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट्स। और ये कुछ पन्ने हैं जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट से लिए गए हैं, हिस्ट्री से लिए गए हैं, और यहाँ पे कुछ पार्ट्स में इसको बताया गया। एंड दिस चैप्टर इज़ बाय SD सावंत। So this is how we have completed this chapter. If you like my explanation, give a like, comment to this video, share with your friends, and do not forget to subscribe my channel. Till then, take care. Bye bye.